हमारे कुछ रिश्तेदार सऊदी अरब में काम करते थे। उन लोगों का वहां अपना कारोबार था। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं उनसे यही कहता कि ऊपर वाले के लिए माँ बीमार है, आप लोग मुझे भी अपने साथ सऊदी अरब काम करने के लिए बुला ले ताकि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। यह लोग मेरे दाई के बेटे थे। उन दिनों मेरी उम्र मुश्किल से 18-19 साल होगी। दाई का बड़ा बेटा हमेशा मेरी बात सुनता और कहता, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम वहीं पर पढ़ाई करो, इसके बाद तुम्हारा कुछ देखेंगे। मगर फिर माँ के भरपूर तकलीफ पर उसने मुझे अपने साथ सऊदी अरब बुला लिया। कहने लगा, यहाँ तुम्हें हर किस्म का काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए नहीं बताया कि कहीं उनको परेशानी ना हो, वरना तो अभी तक तुम्हारी परमिशन कार्ड नहीं बना। तुम्हें यहाँ पर बुलाना ही एक मुश्किल का काम था, इसलिए अब जो काम कहा जाएगा वही करोगे। इसके बदले में तनख्वाह तुम्हारी माँ को मैं हर महीने भेज दूंगा। मैंने कहा, जी बेहतर है। फिर कुछ सोचकर बोले, मैं तुम्हें एक आदमी के घर भेजूंगा, इसकी 4 बीवियां हैं, बल्कि 5 है। वह कुछ सोचकर बोले थे, उन 5 बीवियों के काम के लिए इसे एक छोटे लड़के की जरूरत है जो बालिग ना हो। समझ सकता हूँ तुम्हारी उम्र और तुम्हारा कद काठी ऐसा है कि तुम्हें वह आराम से रख लेंगे, अच्छे पैसे भी देंगे। औरत को यह लोग घर में काम करने के लिए नहीं रखते, वरना यह किसी लड़की को रख लेते। छोटे लड़के यहाँ काम करते नहीं हैं और वहाँ से फिर तुम्हारी उम्र का कोई नहीं आता। तुम बहुत कम लोगों में से हो जो इतनी कम उम्र में परदेश आ गए हो। मैं अपने भाई की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, बस जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर बाद में मुझे कहा, इस आदमी की 5 बीवियां हैं, लेकिन वहां पर तुम्हें कुछ एहतियात करनी होगी। मसला यह कि वहां तुम यह नहीं कहोगे कि तुम कहां से हो, ना ही तुम उर्दू बोलोगे। मैं हैरान हो गया और परेशान भी। उर्दू नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मुझे तो अरबी नहीं आती। कहने लगे कि उन लोगों को कौन सा ही पता चलता है, अंग्रेजी से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। उल्टी सीधी अंग्रेजी बोल देना, यह जाहिर करके कि तुम किसी अंग्रेज मुल्क के पसंदीदा गांव से हो। खबरदार जो तुमने अपने देश का नाम लिया। यह बात सुनकर मैं हैरान था। मैंने कहा, ठीक है, आखिर इसमें क्या हिकमत थी, यह तो मुझे बाद में पता चली। फिलहाल मुझे भाई ने जरूरी सामान के साथ उस मालिक के घर भेज दिया था। वो अरबी मालिक का घर बहुत ही बड़ा था। मैं इस घर को बाहर से देखकर हैरान रह गया था। इस घर में तकरीबन 14-15 कमरे थे। 2 मंजिला घर था। ऊपर वाली मंजिल बहुत खूबसूरत थी, जबकि नीचे वाले मंजिल पर अंधेरा सा छाया हुआ था। भाई कहने लगे, मैंने भी इस आदमी के घर में काम किया है, पर इसने मुझे किसी वजह से निकाल दिया था। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का काम करता था। इस घर के मसले बहुत होते हैं, इसलिए अगर तुम दिल लगी से काम करोगे, उन मसलों को निपटाते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। यह आदमी तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर देगा। इसकी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं उम्मीद से हो गया था, पर यह नहीं जानता था कि इस घर में आकर मेरी जिंदगी और मेरी सोच बदलने वाली है। खैर, भाई ने मुझे इस आदमी से भी मिलवाया था, जो कि बहुत खुश मिजाज आदमी था, पर इसके चेहरे पर एक अजीब दर्द था। इसे देखकर लगता जैसे वह जमाने भर का सताया हुआ हो। इसकी आंखों में वीरानी सी थी। मैं हैरान था कि इसके बारे में तो मुझे मेरे भाई ने बताई थी कि उनकी 5 बीवियां हैं। 5 बीवियों के होते हुए कोई आदमी कैसे ना खुश हो सकता है, यह बात मेरी समझ से बाहर थी। बहरहाल मैंने भाई को सलाम दुआ की और भाई मुझे यहाँ छोड़कर अपने बंदे के साथ वापस चले गए थे। उनके जाने के बाद अरबी आदमी ने मुझे दिल पर हाथ रखकर गले मिलाया और एक लड़के की तरफ इशारा किया जो कि इसी कमरे में खड़ा था। इस लड़के से कहा कि इसे बाहर ले जाओ। वह लड़का मुझे जाना पहचाना सा लगा था, बार बार पीछे मुड़कर देखता। फिर मुझे बड़े राजदारी वाले अंदाज में पकड़कर लेकर गया। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते ही अजीब से अंदाज में बोला, मुझे पता है कि तुम कहां से आए हो, मैं बांग्लादेश से हूं, लेकिन ऊपर वाले के लिए यहाँ पर इस बात का जिक्र मत करना कि तुम्हें हिंदी या उर्दू समझ आती है।
इसकी भी एक खास वजह है जो तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगी। मैं हैरान था कि हर कोई मुझे यही बात क्यों कह रहा है। क्या शेख को किसी के देश से कोई मसला हो सकता है? अगर था तो भाई के साथ, तो वो इस तरह पेश आया था जैसे कि वे उनके दोस्त हो। खैर, मुझे उस लड़के जिसका नाम पटेल था मुझे सारा काम समझा दिया। उसने कहा था कि इस आदमी की 5 बीवियां हैं, इनको कभी ना कभी कोई ना कोई काम पड़ जाता है, इसलिए उनको बाहर जाने की जरूरत होती है या फिर घर बैठकर ही वह कोई चीज मंगवाती है। तुमको फौरन ही उनको सब कुछ लाकर देना है जो वह मांगेगी, और हाँ, किसी से कोई बात पूछने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे जहन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि 5 बीवियां कैसी हैं, क्योंकि यह तो अरबी है, बस 4 बीवियां ही रख सकता है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बात यह है कि जो नीचे वाले पोर्शन में सबसे कम उम्र वाली लड़की रहती है, इसे उसने तलाक दे दी है। वह उनकी बीवी तो है लेकिन तलाकशुदा है। खैर, उसके पास नहीं जाता, सिर्फ अपनी 4 बीवियों के साथ रहता है। और बेहतर यही होगा, तुम अपने काम से काम रखो। आज के बाद ही बात किसी से मत पूछना। मैं इसकी बातों पर अमल करते हुए वहां से निकल आया था। अब सवाल तो यह था कि मैं सारा दिन बस उनकी बीवियों के हुक्म का इंतजार करता। बदले में मुझे तनख्वाह कितनी मिलती थी, यह सारी बातें जहन में घर कर रही थी। तभी मुझे अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। मैं बाहर बैठा था, अंदर औरतों के चीखने की आवाज सुनकर कमरे की तरफ दौड़ पड़ा था। मैंने देखा अंदर एक औरत बुरी तरह चीजें तोड़ फोड़ रही थी। वह जवान लगती थी, इसकी उम्र मुश्किल से 27 या 28 साल होगी, जबकि वही शेख जो थोड़ी देर पहले मुझे कमरे में हिदायत देकर गया था, वह इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। लड़की बुरी तरह रो रही थी, जबकि वह अरबी आदमी बड़ी ही फिक्रमंदी में उसे चुप करवाता तो कभी नीचे बैठा कहता कि मेरी बात तो सुनो। इसके अंदाजे से ऐसा लग रहा था, लेकिन वह लड़की कोई बात करने के मूड में नहीं थी। मैं डर गया कि कहीं अरबी की बातें छुपकर सुनने से मुझे यह नौकरी से ना निकाल दे। फौरन वहां से वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। 2 मिनट गुजरे हुए फटाक से दरवाजा खुला। वह औरत अपनी चीजें समेटी और वहां से बाहर जाने लगी। अरबी उसके पीछे पीछे दौड़ा। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। फिर इस लड़की ने इस आदमी की कोई बात नहीं सुनी और वहां से भागती हुई चली गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगता था कि वह बहुत बड़े परेशानी में कैद था, वही जो कि उसे पहले रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा है, ऊपर वाले मुझे माफी दे दे। इसकी बातों से इतना समझ आ गया था कि वह बहुत शर्मिंदा है। उसने कोई ऐसी हरकत की है, उसे दोहराना भी नहीं चाहता था, मगर अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा ही करता होगा, तभी तो अपनी बीवी से माफी मांग रहा था। खैर, मैं चुप रहा था। मैं अपने नए हुक्म का इंतजार कर रहा था। वह मेरे पास आया और मुझसे कुछ अजीब और गरीब अंदाज में बातें करने लगा। मैं इसकी बात समझ नहीं पाया। तभी इसने एक लड़के को आवाज दी। यह वही लड़का था जिसने मुझे इस अरबी के बारे में जानकारी दी थी। वह पास आ गया। उसने अरबी से कोई बात कही। अरबी ने इसे जो कुछ समझाया और फिर इस लड़के ने मुझे जो कुछ बताया, वह तो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि वह अरबी मुझसे यह कह रहा था कि तुम मेरी एक बीवी से शादी कर लो। मुझे लगा जैसे कि मुझे आजमा रहा होगा कि मैं इसका वफादार हूँ या नहीं, यह साबित हो सके। मैंने इस लड़के से कहा कि मैं शेख की बीवियों की बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे। मेरी बात सुनकर समझ गया कि मैं इसकी इस पेशकश से खौफ ज्यादा हो गया हूँ। कहने लगा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें यह सब कुछ आजमाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपनी बीवी से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। मतलब वह भी बहुत परेशान लग रहा था। इसकी बातों से भी महसूस होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम है। खैर, मैंने जाकर यह बात अपने भाई को बता दी। भाई भी इस घर में आ गए थे। अरबी ने उनको भी बहुत बातें समझाई थी। भाई बेफिक्र हो गए। कहने लगे कि तुम्हारे लिए यह जिंदगी का सबसे अच्छा मौका होगा। तुमसे असली इस छोटी बीवी से ही शादी कर लो, जिसने शेख से तलाक ले ली है या फिर इसको दे दी है। इसके बाद वह तुमको बताएंगे कि आगे क्या करना है।
मैं तो इस घर में कठपुतली की तरह था। मेरे मालिक का हुक्म होगा मैं वैसा ही करूंगा। यूं मेरे शादी की तारीख पक्की कर दी गई थी। तारीख क्या थी? परसों मेरी शादी होने वाली थी। उस लड़की का नाम सबा था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। यह मैं नहीं समझ पाया था कि आखिर सबा के साथ शादी करने को मुझे क्यों कहा जा रहा है, जबकि यह शेख की वह बीवी है जिसको वह तलाक दे चुका है। मुझसे दोबारा शादी करवाकर शायद वो अपनी बीवी के लिए हलाला करना चाहता होगा। बहरहाल परसों का दिन तो आना ही था। मेरे शादी सबा के साथ हो गई। सबा ने रोते रोते शादी के लिए हाँ कही थी और शादी होते ही मुझे और सबा को एक अलग कमरे में भेज दिया गया था। यह कमरा अच्छी तरह सजाया गया था। इसमें रेशम के बिस्तर थे और नरम गरम ऐसे बिस्तर जो मैंने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं थे। मखमली पर्दे, उन पर दो को देखकर इस घर के इमारत का अंदाजा होता था। मैं चुपचाप बैठा वह पर्दे और कमरे ही देख रहा था कि सबा रोती हुई मेरे पास आई और बोली, अब तुम भी मुझे तलाक दे दोगे? यह बात मुझे मालूम है क्योंकि मेरे नसीब में बस तलाक ही लिखी है। मैं इसको उर्दू बोलता देखकर हैरान नहीं था क्योंकि पहले ही जान चुका था कि वह कहां से है। वह मुझसे बहुत बातें करने लगी मगर इसके चेहरे पर दर्द साफ लिखा था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई हो? और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों करवाई गई है? मेरी यह बात सुनकर सबा बहुत रोने लगी। अच्छा रो तो नहीं, मैंने उसका हाथ थामा, और वैसे भी अब तो तुम्हारा मेरे साथ शादी हो गया है। अगर तुम दुखी हो तो तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं एक ख्याल रखने वाला अच्छा इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर वह भी किसी मुस्कुराहट के साथ हंस दी और बोली, तुम्हारे साथ मेरी शादी झूठी है। तुम तो बड़े ही मासूम और सीधे साधे लड़के हो। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी शादी मुझसे इसलिए करवाई गई है क्योंकि तुम फिलहाल इस शादी की खुशी में खुश हो। तुम यह नहीं जानते कि मेरी क्या कहानी है। मेरी उम्र देखो, मुझ पर दूसरे दर्द देखो, तो तुम खुद ही जान जाओगे कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कहती हूँ। यह कहकर वह दोबारा रोने लगी। तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ, फिर मैं इस मसला का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश जरूर कर लूंगा। तुम देख लेना, तुम्हें मैं मायूस नहीं रखूंगा। तुम अगर इतनी ही दुखी हो, इसका कोई ना कोई हल तो ऊपर वाले ने रखा होगा। यह तो है। वह एकदम खुश हो गई थी। चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम समझ जाओगे कि शेख की कमरे से उसकी बीवियों के रोने की आवाज क्यों आती है और क्यों इसके साथ कोई भी औरत बस नहीं पाती। इसके साथ अब 30 औरतों की शादी हो चुकी है। क्या तुम यह सोच भी सकते हो 30 शादियों पर खर्चा कितना आता है और वह लड़कियां ढूंढने में वक्त कितना लगाता है? यह कहकर वह हंसने लगी। हाँ, बहुत ज्यादा वक्त लगा है इसे, और अब अकल आई है और अब यह सबक सीख गया है कैसे क्या करना है। इसलिए तो इसने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है। तुम पहेलियां मत बुझाओ और मुझे पूरी बात बताओ। मैंने बेचारे से कहा, मेरी उम्र उन दिनों सिर्फ और सिर्फ 15 साल थी जब मैं अपने स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट हुआ करती थी। मेरे लिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर मैं यह नहीं जानती थी जिंदगी का यह हसीन ख्वाब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। उन दिनों हमारे स्कूल में फंक्शन हो रहे थे। मुझ जैसी एक आम गरीब मजदूर की बेटी को हिस्सा लेने का मौका मिला तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश दिखाई और लोगों को सामने पेश कर दिया। मैं बहुत खुश शक्ल थी। हम लोग एक बड़े तकरीर में गए थे जहां मैंने डांस पेश किया। इस डांस ने मुझे बहुत फेमस कर दिया था। काफी सारे लोग मुझे जानने और पहचानने लगे थे। मैं बेपनाह हसीन थी, जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। प्रिंसिपल ने भी जब मेरा यह सीक्रेट देखा तो उन्होंने मुझे अपने स्कूल की सबसे टॉप बच्चों में रख लिया और जब भी कोई तस्वीर खिंचवाना होती मैं ही आगे जाती थी। मेरी तस्वीरें स्कूल के मैगजीन पर छपती थी। ऐसे ही करते करते मैं अखबारों में आने लगी थी। पर मैंने यह नहीं सोचा था मेरी सूरत एक दिन मेरी दुश्मन बन जाएगी। मैं अपने घर में थी जब एक दिन बाबा के पास एक आदमी आया। उसके पास 2 औरतें भी थी। कहने लगा कि हम आपकी बेटी का इंटरव्यू करने आए हैं, साथ एक पेशकश भी दे रहे हैं। बाबा मेरे मजदूर और लालची आदमी थे। लालची नहीं, ये कहो कि हालात के सताए हुए थे। जब पापा ने उन लोगों की इतनी बड़ी पेशकश सुनी, उनका मुंह खुला का खुला रह गया।
दरअसल यह लोग पापा से कहने आए थे कि उनकी बेटी को सऊदी अरब लेकर जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और साथ ही नौकरी भी करवाएंगे। तनख्वाह हर महीने बकायदा बाबा को भेज दी जाएगी। पापा ने शायद ऐसी बातें पहली बार सुनी। फ्री में बैठे बिठाए उन्हें करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। बाबा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। साथ में औरतें भी थी, इसलिए उन लोगों पर यकीन कर लिया। पर हम क्या जानते थे कि यह लोग तो इंसानों के रूप में भेड़िए हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों ने वापसी की कार्यवाही कैसे पूरी की, लेकिन मुझे हवाई जहाज में बैठा दिया गया और फिर मेरी किस्मत में इस दिन पलटा खाया। मुझे जब यहाँ लाया गया, मैं पूरा रास्ता जहाज में यही सोचती रही कि मैं आगे जाकर बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाई जारी रखूंगी। पर जब मुझे वहां पर लाया गया, एयरपोर्ट पर मुझे एक लड़की ने रिसीव किया और मेरी खूब पूछताछ की गई थी। वह लड़की मुझे बहुत खूबसूरत बड़ी सफेद रंग के होटल में ले गई। इसके बाहर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। मैं नहीं समझ पाई थी यह क्या है। वह लड़की मुझे होटल में ले गई जहां पर माहौल बहुत ही अजीब था। खूबसूरती रंगरसिया और लड़कियां छोटे कपड़े पहन रखी थी। ऊपर वाला जाने कौन सा सऊदी अरब था। हमने तो यही सुन रखा था कि वह बहुत अच्छा मुल्क है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं जैसा हमारे मुल्क में होता है। पर मैं यह देखकर तो हैरान थी कि यहाँ अय्याशी का एक भरपूर अड्डा मौजूद था, लेकिन वहाँ लड़कियों ने छोटे कपड़े पहन रखे थे। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, यह जवाब दो। हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, ना ही यहाँ कोई स्कूल की लड़की नजर आ रही है। बहुत मुश्किल से गुजरते हुई वह लड़की मुझे एक बड़े से हॉल में ले गई, जहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर जैसी जगह थी। ब्यूटी पार्लर में मेरे बाल बनाए गए, मुझे अच्छे से कपड़े पहनाए गए। मैं किसी शहजादी की तरह लग रही थी। मुझे अपने आप पर भी तरस आ रहा था। मुझे सुर्ख रंग की कपड़े पहनाए गए। मेरे सर पर एक टोपी रखकर मुझे ऐसे तैयार किया गया जैसे फिल्मों और नाटकों में शहजादी उनको दिखाते हैं। मैं बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। दुनिया की सबसे हसीन लड़की इस वक्त मैं ही मालूम हो रही थी। फिर मुझे एक और कमरे में ले जाया गया। यह देखकर मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई कि वहां पर सोफे पर एक आदमी बैठा था जिसने अपने बाजू दोनों तरफ फैला रखे थे। मुझे देखते ही इसकी आंखों में हवा भर आई और फिर क्या था, उसने मुझे बर्बाद करना अपना हक समझा। वह मुझे बहुत दूर से पकड़ के लाया था। यह सारा खेल सारा जाल उसी ने तो बिछाया था। एक दिन अखबार में उसे मेरी तस्वीर देखकर मैं पसंद आ गई। बस वहीं से इसने मुझे बर्बाद करने की ठान ली। जब पता कर आया तो पता चला मेरे माँ बाप भी गरीब हैं। फिर क्या था, उनको लालच दिया और हफ्तों के दिनों में मुझे यहाँ लेकर आ गया। अब मैं इसके सामने सजी सजाई रेशम की गठरी की तरह पेश की जा रही थी। मैं बहुत रोई थी, चीखी चिल्लाई थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इस सब के बदले में मेरी माँ बाबा को पैसे भेजे जाते रहे। वह खुश थे और जब भी मौका मिलता मेरी अच्छी तस्वीरें बनाकर भेज देते, जिससे लगता कि मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ। फिर कुछ दिन गुजरे, इस अरबी ने मुझसे शादी कर ली। कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। लेकिन मुझे इसकी क्या समझ आती, वह तो अरबी में बात करता था और मैं उर्दू बोलती और समझती थी। एक दिन उसने ऐसा किया जो मेरे जहन और गुमान में भी नहीं था। मुझसे कोई बात कह रहा था, मुझे समझ नहीं आई तो मुझे तलाक दे दी। तलाक देकर मुझे इस काल कोठरी में फेंक दिया। फिर मुझ पर जुल्म करने लगा, इतने जुल्म के जो मैंने जिंदगी भर नहीं सहे थे। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। लगने लगा जैसे मौत ही मुझे इस सारे गम से छुट्टी दिला पाएगी। मैं दिन रात दुआ करती ऊपर वाले से, यह समझ नहीं आती कि मेरी यह दुख कब खत्म होगी। इस आदमी को वह सजा दी कि वह जिंदगी भर के लिए उजड़ गया। इसे ऐसी बीमारी हो गई कि कोई औरत उसके पास नहीं रहती। उसे गुस्सा आता है, उसे गुस्से के दौरे पड़ते हैं और यह ऐसी खुराफात बातें करता है कि कोई भी औरत इसके साथ नहीं रहती, उसे छोड़कर चली जाती है। अब इसे अच्छी तरह से समझ आ गया है, एहसास हो गया है इसको कि मेरा दिल दुखाने, मुझ पर जुल्म करने और मुझ जैसी एक लड़की को एक घर से उठाकर अपने अयाश खाने में लाने का क्या अंजाम होता है। मैंने सब्र किया,
हर रोज ऊपर वाले से दुआ की। ऊपर वाले ने उसके दिल में यह साहस डाल दिया। कोई औरत उसके साथ नहीं रही जब से मैं इसकी जिंदगी में आई हूँ। अब यह तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाकर इस बात का पछतावा करना चाहता है। पर मुझे लगता है कुछ वक्त के बाद यह तुम्हें कहेगा कि तुम मेरी बीवी को तलाक दे दो ताकि अब मैं दोबारा इससे शादी कर सकूं। इसको यही बातें समझ आती है। यह कहकर वह तो खामोश हो गई। मुझ पर आसमान टूट पड़ा कि लोग कितने अय्याश है। क्या वाकई में इस बेचारी लड़की को ऐसे ही उठाकर लाया होगा? मेरी तो परेशानी की इंतहा न थी। मैंने सारी बातें भाई को बता दी। भाई बोले कि मैं यह सब पहले से जानता हूँ। पहले यही आदमी डरता था कि मैं किसी उर्दू बोलने वाले आदमी को ना लेकर आऊं, लेकिन अभी अपने इस जोड़ी से तंग आ गया है। लड़की बहुत शरीफ है, तुम इसे नहीं जानते इसलिए जिंदगी में कोई मना नहीं किया। यह आदमी खुद भी इसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन अब वह इसके लिए एक नासूर बनकर रह गई है। जब तक वह उसके घर में रहेगी तब तक ही आदमी बर्बाद ही रहेगा, उजड़ कर रहेगा। इसलिए इसकी शादी करवाकर विदा करना चाहता है, वापस अपने माँ बाप के घर भेजना चाहता है। यह तो अच्छा हुआ इसके साथ तुम्हारी शादी हो गई। मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें तलाक देने पर मजबूर ना करें, और जैसा आप सब सोच रही है वैसा ना हो। वैसा ही हुआ। भाई ने उस शेख से बात की, वह मान गया। उसने सबा को मेरे साथ विदा कर दिया और हमें अच्छी खासी रकम भी दी। उसने सबा की जिंदगी बर्बाद की थी, इसे आबाद करने की भी भरपूर कोशिश की, यहाँ तक के सबा को खूबसूरत घर दिया। इस घर में मैं और सबा रहने लगे। सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की तो कोई कमी नहीं थी। पर मेरी माँ बहुत खुश हैं। माँ को मैंने सबा की कहानी नहीं बताई, बस यह बताया है कि वह बहुत शरीफ लड़की है, और इसमें कोई शक नहीं कि सबा जैसी अच्छी लड़कियाँ आजकल जमाने में ढूंढने से नहीं मिलती।